અહીંયા આ આપણા ઉપર આપણી માટી છે, ધાનેરામાં તો ઉપર ખૂબ માટી છે, કારણ કે પથ્થર અમે રેલ નદીના ડેમ બનાવો તો એના પથ્થર મળ્યો જ નહીં. આપણો એક પોચો પથ્થર હોય, પોચા પથ્થરની નીચે એકદમ કડક પથ્થર હોય, એને હાર્ડ રોક કહેવાય. સોફ્ટ રોકમાં પાણી જમા થાય અને આ માટી ઓવરબર્ડન કહેવાય ઇંગ્લિશમાં. એ માટીમાં અને સોફ્ટ રોકમાં પાણી જમા થાય. આ મેં આ બતાવ્યો એ સખત પથ્થરનો એક પડ છે ઉપર, એને ઇંગ્લિશમાં એક્વિફર કહેવાય. હવે આપણે આ માનો કે રાજસ્થાન છે, અહીંયા પાણી પડ્યું બધું, આ તળાવમાં પાણી પડ્યું તો અહીંયા પાણીનો સંગ્રહ થઈને પછી આગળ વધ્યા પાણી, તો અહીંયા થઈને આપણું અહીંયા ધાનેરામાં ક્યાંક કોઈ જગ્યા હોય એક્સપોઝ થતો હોય, આપણો પથ્થર એટલે ખુલ્લો થતો હોય, તો આ પાણી આગળથી આવે, અહીંયાથી પાણી અંદરથી જમતું પાણી ભેગું થતું અહીંયા થઈને આવે. આ સખત પથ્થર પછી નીચે ના જાય પાણી. એટલે અહીંયા માની લો કે આપણે ધાનેરામાં કોઈ જગ્યાએ ઊંડું હોય, હવે પથ્થર અહીંયા ખુલ્લો થતો હોય ને નીચેની જગ્યા હોય, તો આ પાણી અહીંયા નીકળે, એટલે એને ઝરણું કે એ ઝરણું નીકળતું. પણ એના માટે ઉપરવાસમાં તળાવ હોય, માનો કે રાજસ્થાનમાં તો પર્વતોની વચ્ચે એ પાણી જમીને અને નીચે સખત પથ્થર નીચે ના જવા દે. અને હમણાં એક નદીની વાત કરી, 45 આપણા તાલુકામાં લગભગ 45 કિલોમીટર એનો રેન્જ છે. તો સૌથી પહેલા જેમ આપણી પણ આ સમિતિ ભવિષ્યમાં આવા સરોવર બનાવે અને એના માટે જે પણ કરવું પડે એ આપણે બધા ભેગા થઈને સથવારો કરીને એને આગળ વધીશું. અસ્તુ ભારત માતા કી. कोई फकीर कोई महात्मा वहां पे संत रहते थे और संत वहां लोटा लेके पानी का गए. सिकंदर से एक प्रश्न पूछा कि सिकंदर तू क्यों जंगल यहां पर भटक गया रेगिस्तान में? तो सिकंदर ने कहा कि मैं भारत को जीतने के लिए आया था, विश्व विजेता होने के लिए निकला था घर से, लेकिन मैं भटक गया और मुझे पानी की जरूरत है. उस महात्मा ने कहा कि पानी की कीमत जानता है कितनी है? बोले नहीं जानता. तो लोटा भर के गए, बोले मेरे पास में लोटा है पानी का, मैं तेरे से कहता हूं कि तूने आज तक जो राज्य को जीता है और तेरे पास में जो धन संपदा है और तेरा जो कुछ भी आज है उसको मैं मांगता हूं अगर लोटा पानी चाहिए तो. सिकंदर ने पूरे जीवन भर मेहनत परिश्रम करके लड़ाई करके खून बहा के विश्व को जीता था, जीतने की कोशिश में निकला था. लेकिन जब वो लोटा पानी का सामने आया ऐसे, अब उसके प्राण निकले जा रहे थे, वो मर रहा था. अब प्राण निकला कि तब निकला. उस महात्मा ने कहा कि मैं तेरे को लोटा पानी देता हूं, अगर तू मंजूर हो कि तूने आज तक जो जीता हुआ राज्य वो मुझे देना पड़ेगा. सिकंदर ने देखा भी कि प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा. सिकंदर ने कहा कि मैं मंजूर हूं, आप मुझे एक लोटा पानी दे दो और मैं पूरा का पूरा राज्य आपको दे दूंगा. सज्जनों, जल हमारे लिए कितना जरूरी है इस बात का अंदाजा अभी हमको चलेगा, पता चलेगा. चला नहीं है, पता चलेगा. इतने दिन हमने गफलत में गवाए. आलू नहीं है तो पत्ते खा लोगे, लेकिन मुझे कोई बताए कि पानी के बारे में और कोई विकल्प हो सिवाय पानी के. क्या करोगे? तेल पियोगे, डीजल पियोगे, पेट्रोल पियोगे, उल्टी प्यास बढ़ जाएगी. घी पियोगे, क्या करोगे? घी को घी पीने से और प्यास बुझेगी, जल्दी मर जाओगे. कोई विकल्प नहीं है पानी के बारे में. हमारे एक पत्रकार बंधु बैठे हैं बीके न्यूज वाले, काफी सालों से मुझे कान में आके बात करते और उनके मित्र मंडल में जो भी लोग मेरे नजदीक हैं उन्होंने भी मेरे को कहा कि गुरु स्वामी जी, ये धानेरा तालुका के अंदर सबसे बड़ा जल संकट आने को है और यहाँ की प्रजा को कोई पता नहीं है कि हमारे सामने कितने बड़े हम विस्फोट पे बैठे हुए हैं. पता नहीं कौन कौन सरकार में योजना लाता है, मुझे तो उन बुद्धुओं पे मतलब में तरस आता है. अभी एक योजना लाई थी बाढ़ फेंसिंग वाली, सबने बाढ़ फेंसिंग करवा के इस धानेरा तालुका में हजारों लाखों ने करोड़ों वृक्षों को कटवा दिया और पर्यावरण को नष्ट कर दिया है. जो बाढ़ थी जिससे हमारा जीवन चलता था, जिससे हमारा पूरी साइकिल चलती थी, पशु पक्षी पेड़ पौधे कीट पतंग मनुष्य, ये पूरा साइकिल है साहब.
अगर एक उसमें से साइकिल में से जो चेन होती है उसकी एक चेन की कड़ी टूटती है ना तो पूरा मोटा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। बाढ़ की योजना लाके गांवों के अंदर जो वृक्षों की कटाई हुई है, बड़े बड़े नीम के पेड़ कट रहे हैं, बड़े बड़े झाल 200 साल पुराने 300 साल पुराने पेड़ कट रहे हैं। लोग जेसीबीओ को लेके मशीनों को लेके उखाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, पूरा पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया। आज आप सैटेलाइट से और गूगल मैप से जो आज से 20 साल पहले का जो नक्शा था, आज का आप नक्शा देखिए, जमीन आसमान का अंतर हो गया। हम पानी, मुझे पता है यहाँ पे बातें हुई होगी, काफी लोगों ने की होगी, नल को खुला मत रखो, वैसा मत रखो, बाल्टी से नहाओ, इससे नहाओ, उससे नहाओ। ये सब क्या है साहब? नहाओगे किससे? बाल्टी से भी पानी होगा तब ना। बाल्टी से नहाओगे, खुला रखोगे, खोलने लायक आपने इस पृथ्वी को छोड़ा है क्या? घर में पानी होगा, बाल्टी पानी होगा तो उसमें से आप इधर उधर कर लोगे, लेकिन जब बाल्टी पानी नहीं होगा तो क्या करोगे? और मैं आपको कहता हूं, दुनिया में कोई विकल्प नहीं है पानी का सिवाय पानी। आने वाले समय के अंदर देश के अंदर पानी के लिए पड़ोसी का दुश्मन होगा, राज्यों के दुश्मन होंगे, देशों के दुश्मन होंगे। और आने वाले युद्ध जो आज तक जमीन के लिए लड़े जाते थे, आने वाले युद्ध में मैं आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि पानी के लिए युद्ध लड़े जाएंगे दुनिया के अंदर। मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो सराहना करता हूं, उन लोगों की अनुमोदना करता हूं और साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने इस जन जागृति का अभियान छेड़ा, उनको मेरा खूब आशीर्वाद दिया। और आपसे कहना चाहता हूं कि समस्याओं को मत देखिए, समस्या की जड़ को पहचानिए। समस्या पैदा कहां से हुई, समस्या का समाधान कैसे होगा? लोग बढ़ रहे हैं, पब्लिक बढ़ रही है, लोगों की फैसिलिटी लोगों की बढ़ रही है, पानी का और दुरुपयोग होने वाला है। उसके लिए क्या करेंगे? जो सामाजिक जीवन में जो लोग हैं वो तो अपने में कटौती करके समझदारी पूर्वक पानी का व्यय करेंगे, पानी खर्च करेंगे, लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना पड़ेगा। सरकार के प्रति भी आपको जागृति लानी पड़ेगी कि सरकार भी पानी के लिए, धानेरा तहसील के लिए सरकार भी आगे आए और काम करे, और आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। कुएं रिचार्ज करो की बात अच्छी है, मैं आपको कहता हूं, लेकिन बरसात हो तो कुएं रिचार्ज करेंगे, वरना किससे करेंगे? बरसात के बगैर कुएं कैसे रिचार्ज करेंगे? अभी कुआं रिचार्ज करना, लेकिन पानी नहीं है। तो उसके लिए वैज्ञानिक आधारों पर जिससे बरसात ज्यादा हो, पानी ज्यादा आए, धानेरा तालुका में बरसात ज्यादा हो, उनके लिए हमारा पर्यावरण सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। प्रशासन को जागना पड़ेगा कि अंधाधुंध कटाई हो रही है पेड़ों की, वृक्षों की, और लोग ट्रैक्टर भर के जा रहे हैं, सबकी मिली भगत है प्रशासन की, और इस प्रकार से पूरा पर्यावरण नष्ट कर दिया। आप देखो कितनी गर्मी आ रही है, आप रास्ते में देखो, और अभी तो बहुत दिन देखने हमारे को। तो उन पेड़ों को बचाओगे तो वर्षा आएगी। इसमें एक लेयर होती है, जैसे बादल आते हैं, बाष्पीकरण होकर बादल आते हैं, और जब पेड़ों पे बादल आते हैं तो जो जमीन गर्म जहां होती है वहां पे गर्मी के कारण बादलों को ऊपर धकेल देती है और बादलों को सरका देती है। लेकिन जहां पेड़ होते हैं वहां पे जमीन ठंडी होती है, और ठंडी होने के कारण बादल क्रिस्टलाइज होते हैं। जो छोटे छोटे कणों में बटा हुआ था वो थोड़े ठंडे होते और एक दूसरे से चिपकते, और ऐसे करके बूंद बनती है, और बूंद का जब वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो ग्रेविटी बन के जमीन पे गिरती है। ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पे पानी आता है। तो हम लोग पानी को जा रहे हैं, उस बादलों को कैसे ज्यादा से ज्यादा जमीन पे उतारो, जमीन को तरबतर करें। उसके लिए सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा पर्यावरण के लिए, वृक्षों के लिए। इनसे हमारे जो जीवन का चक्र है वो सुधरेगा, और उससे हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सारे हम लोग जुड़े हुए। ये मत देखना कि ये दूसरे हैं, मैं दूसरा हूं, ये पेड़ दूसरे हैं, ये दूसरा, ऐसा नहीं है। हम पूरे संयुक्त हैं। ये पृथ्वी एक ऑर्गेनिक बॉडी है, एक जीवंत शरीर है। इसलिए सबसे पहले तो पर्यावरण के लिए भी हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। पर्यावरण से पानी आएगा, बरसेगा, पानी से कुएं रिचार्ज होंगे, और उसके बाद में जितनी भी हम योजनाएं बनाएंगे उसको लागू करेंगे, और समझदारी पूर्वक, होश पूर्वक हमारे जीवन को हम जिएंगे, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। आप कहां लेने जाओगे पानी? नदियां बहती होगी, क्या आप तिब्बत जाओगे पानी घड़ा भरने के लिए? कहां जाओगे? आपको आसपास में ही पानी पैदा करना पड़ेगा।
अब कोई बोरिया में वो तो बोरी अनाज हो तो हम लोग बोरी भी भर लाए। अमेरिका से भी गेहूं कम पड़ते हो, भारत में तो ला ले। इधर उर्दू से अकाल पड़े तो भी ला ले। पानी कहां से लाओगे, जल कहां से लाओगे, वो भी मर रहे। हमारा समाज पहले देखिए प्रकृति प्रधान हमारा समाज था। गांव के आसपास में गोचर होते थे, गांवों में तालाब होते थे, नदियां पवित्र स्वच्छ चल रही थी। आज धानेरा तालुका में जितने भी तालाब, तालुका को छोड़ो साहब, आप धानेरा के तालाबों की हालत देखो। विकास 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 के नाम पर जिस प्रकार से अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हुई, जिस प्रकार से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है और जिस प्रकार से विनाश हुआ है, उसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। आज बताइए मेरे को, कोई तालाब है आपके पास में जहां से आप सुल्लू भर के पानी पी सके? हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, वो भले कम पढ़े लिखे थे, कॉलेज में नहीं गए थे, लेकिन उनके पास में एक विजन था नेचर का। गांव के बाहर कोई जाते थे तो वहां पे हम लोग चुल्लू भर के पानी पीते थे, खेतों में पानी पीते थे, गांव में तालाबों में पानी पीते थे। आज तालाबों की हालत देखो सब, गंदगी से भर गए हैं, पूरी मलिन। जहां जहां तालाब है वहां पर सबने गटर डाल दिए पानी के। चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत हो, पंचायत को कोई नहीं मिलता तो गांव का जो तालाब होता उसमें जाके वो अपना गटर घुसेड़ देते, और जो थोड़ा बहुत भी पशु पक्षियों के लिए भी पानी इकट्ठा होता था, उसकी जगह पे आज गंदगी और मल पड़ा हुआ। और नदियों में की ये हालत है, तालाबों की ये हालत है, हम लोग कब जागेंगे? सिंगापुर जैसा देश, मैं आपको बताऊं, मैं सिंगापुर गया, मैं सिंगापुर जैसा देश, वहां पे बारिश होती है। सिंगापुर चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, पानी के अंदर टापू है सिंगापुर। वहां पर जो पानी गिरता है साहब, वहां लोग टैप वाटर पीते, नल का पानी पीते। हमारे यहाँ कुछ पानी पीना तो या फिल्टर पीते, बिस्लेरी पीते, वहां लोग सरकारी नल का पानी पीते। पूरे शहर का जो गटर होता है उनका सिस्टम अलग है, और पानी की जो हार्वेस्टिंग करते हैं और वो पीने लायक पानी होता है उनको अलग से संग्रह करके पूरे शहर के अंदर मतलब वितरण करते हैं। अभी मैं यूके में था, यूके में जिस घर में मैं रुका था, हमारे घर की बात करता हूँ, मैं गांव में रुका हुआ था। छोटा सा गांव था, 10-12 घर थे गांव के अंदर, कंट्री साइड में। वहां पे रोज बरसात होती है। आप यूके में आज भी गूगल पे जाके यूके का खोल दीजिए वेदर, वहां पर बरसात होती है। एक दिन 2 दिन छोड़ के एक दिन हमेशा होती रहती है। लेकिन फिर भी मैंने उनको देखा तो जो वो टॉयलेट का पानी होता है, गटर का पानी होता है, नहाने का पानी होता है, उसके लिए उन्होंने कुआं बना के रखा है घर में, खड्डा, और उस खड्डे पे फिल्टर का मशीन लगा के प्लांट बना के रखा उन्होंने, और उस पानी को फिल्टर करके अपने बगीचे के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उसका इरिगेशन करते हैं, उसको छींचते हैं। पानी के अंदर है पूरा देश, क्योंकि रोज बरसात होती है, लेकिन और 5 फुट में खोदो तो वहां पानी निकलता है, 5-6 फुट में खोदो तो वहां पानी निकलता है। लेकिन उन लोगों का विजन देखिए कि कितना लंबा समय लेके वो चलते हैं। आज भी मतलब घर का वेस्टेज पानी होता है उसको फिल्टर करके बगीचे के अंदर यूज करते हैं, बगीचे के अंदर खर्च करते हैं। और हम लोगों के यहाँ कोई कदर नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हमारे सामने बहुत भयंकर परिस्थिति आने वाली है। मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको, आप लोगों को, कि आपको ये विचार कैसे आया। ये कोई धानेरा का पुण्य है इसलिए ऐसा विचार आया, वरना बहुत लोग प्यासे बैठे हैं, ऐसा तो विचार भी नहीं आ रहा है। तो सज्जनों, पानी हमारे लिए जरूरी है और इस दिशा में हमारे को काम करना पड़ेगा। लेकिन पानी जिस कारण से आता है उसको भी हम लोगों को लेके साथ में चलना होगा। अकेली समस्या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। समस्या की जो जड़ है उसको भी हम लोगों को मतलब पकड़ना पड़ेगा। और समस्या की जड़ ये है, मैं मंच के माध्यम से और बड़ी गंभीरता पूर्वक और बड़े सोच समझ के बता रहा हूँ कि पर्यावरण नष्ट हो गया है, पेड़ पौधे कट गए हैं, और बरसात आने वाले समय में कहते हैं अभी 12 इंच बरसात होती है तो ऐसा माहौल रहा तो 10 होगी, फिर 8 होगी, और धीरे धीरे बरसात घट जाएगी। वैसे भी हम लोग डेजर्ट में हैं। ये जो हमारा इलाका है ये थार मरुस्थल का इलाका है। अहमदाबाद तक थार मरुस्थल लगता है, और इसमें और भी वृक्ष कटते गए तो डमरियों के तूफान उठेंगे। अभी तो हम पानी का आंदोलन, पानी के लिए अभियान समिति बनाइए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि यही हालत रही, पेड़ पौधे कटते रहे तो आने वाले के लिए श्वास कैसे लेंगे उसके लिए भी नई समिति बनानी पड़ेगी। आपको श्वास कैसे लेंगे उसकी भी समिति बनानी पड़ेगी। और मनुष्य की तकलीफ ये है, मैं सुबह
कैलाश जी, मैंने आज सुबह सुबह उठा ना, मैं प्रभात में सब सोचता हूं। मैंने देखा आदमी ने हस्तक्षेप किया इस पूरी जगत के अंदर। कोई पशु पक्षी प्रकृति को, कोई भी पशु पक्षी प्रकृति को सहयोग करता है। बैल है, गाय है, ऊंट है, बकरी है, मोर है, कोई भी पक्षी है, वो प्रकृति को सहयोग करता है और प्रकृति उससे चलती है। एक मनुष्य मात्र ऐसा जीव है जिसने प्रकृति का नाश किया है। मनुष्य की बनाई हुई चीज कोई भी प्रकृति को उपयोग में नहीं है। मैं दबे स्वर में कह रहा हूं, लेकिन गंभीरतापूर्वक कह रहा हूं। मनुष्य की आज तक बनाई हुई कोई भी चीज प्रकृति को उपयोग हो तो बताओ साहब। सवाल पानी का नहीं है, पानी को तो पूरा दूषित कर लिया। पानी, अभी मैं यहाँ जाता हूँ राजस्थान में, यहाँ बनास में नदी आती है। मैं 2 दिन पहले किसी को बता रहा था हमारे सीपू नदी के बारे में। 7 प्लास्टिकों के ढेर लगे हुए। आप जाओ रेवदर, जाओ मंडार, ऐसे करते करते जहां से ये सीपू नदी निकलती है, वहां पे पूरा गांव का कचरा, कूड़ा करकट, प्लास्टिक, हड्डियां, माल मूत्र सब का सब उस नदी में लाकर ढगले छोड़ दिए। ये बबूलों की जो झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों के बीच में कई कपड़े लटक रहे हैं, कई प्लास्टिक लटक रहा है, कई कुछ लटक रहा है। अब जहां से पानी गुजरता है आप नजर लगाना, क्या हालत है हमारी। जहर बना दिया, जहर पूरी पृथ्वी को मतलब में जहर बना दिया प्लास्टिक ने। विकास के नाम पे सत्यानाश कर दिया। आने वाले मैं क्या बताऊं आपको। और हमने पानी को स्वच्छ छोड़ा नहीं, पीने लायक कहीं पृथ्वी पे आज चुल्लू भर के पानी पिए जैसी कई परिस्थिति हो तो मुझे बताइए आप। हवा को हमने पवित्र नहीं छोड़ा। अगर मैं सोचता हूं कि आदमी नहीं होता, मनुष्य संसार में नहीं होता, तो कम से कम हवा बहुत पवित्र रहती, स्वच्छ रहती। कोई जानवर हवा को नहीं बिगाड़ता है, लेकिन मनुष्य ने हवा में इतनी गंदगी फैला दी है। कितना ऑक्सीजन था पृथ्वी पे और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल गया। इतने भयानक गैस आ गए पूरी पृथ्वी पे, इतना नाश हो गया। ये हवा को भी आदमी ने दूषित किया, जमीन को भी आदमी ने दूषित किया। और केमिकल घरों घरों में भी रास्ते से जाते हैं, फ्रूटों की लारी पे फ्रूट बिकते हैं। पहले तो समझ नहीं थी, सब लोग आकर्षित होता था मन के फ्रूट खा ले, लेकिन अब समझ में आ रही कितना बड़ी बड़ी कंपनियां जहर डाल रही है। तरबूज में जहर, और सब्जी में जहर, ग्वारफली में जहर, भिंडी में जहर, कोई खाने लायक संसार में चीज ही नहीं बची है। तो पृथ्वी को भी हमने दूषित कर दिया, हवा को दूषित कर दिया, जल को दूषित कर दिया। और आकाश के अंदर कोई 2G, 4G, 5G, हम लोगों की जहां जरूरत है वहां कोई हमारा खर्चा नहीं करता या कोई मन नहीं लगता है। बस 2G, 4G, 5G जैसे इनसे दुनिया चलेगी। अरे भैया, जब ये 2G, 4G, 5G नहीं थे, 3G नहीं था, अब तो कह रहे 6G आ रहा है। कितनी मतलब दुख की बात है। जब नहीं था तो हमारे बाप दादे आराम से जीते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रकृति में जीने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जल की, 5 तत्वों की प्रकृति में जीने के लिए आवश्यकता होती है। जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, इनकी जरूरत होती है। लेकिन हम लोगों ने सबको खराब कर दिया, आकाश को भी खराब कर दिया। हम लोग यहाँ बैठे, कोई BSNL की रेडिएशन तरंग गुजर रही है, कोई वोडाफोन की गुजर रही है, कोई एयरटेल की गुजर रही है। सैकड़ों प्रकार की तरंगे यहाँ हमारे आसपास में गुजर रही है। इस पवित्र वातावरण को भी हमने दूषित कर दिया। और कुछ नहीं था तो आकाश में भी सैटेलाइट छोड़ दिए। इतना मतलब कबाड़ा किया है, हद नहीं है। मैं आपको बताऊं, इतने सैटेलाइट छोड़ के ओजोन को तोड़ दिया, उस परत को तोड़ दिया। अब और कहां जाएंगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक बात का समझ में आ रहा है कि मनुष्य का मन शांत नहीं है, चित्त शांत नहीं है, इसलिए सारे दुख की फसाद है। काफी बातें कहने को हैं, लेकिन आपने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया। हमारे वसंत भाई पीछे पड़े हुए थे, गुरुजी कब आ रहे हो, लेकिन मैंने कहा आ रहा हूं। मैं देर से आया आपके बीच में सभा चाहता हूं, लेकिन आपसे एक निवेदन भी करता हूं, अपील भी करता हूं कि इस आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये जल जागृति अभियान धानेरा से जो शुरुआत हुई है, उसको खूब आगे बढ़ाएंगे और तन मन धन से सहयोग करके माँ भारती के लिए और इस देश के लिए, समाज के लिए और मानव मात्र नहीं जीव मात्र के कल्याण के लिए जल होना बहुत जरूरी है। और इस कार्यक्रम को हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे और लोगों में जागृति फैलाएंगे तो 3 चीज पे काम करेंगे। जो है उसका सदुपयोग करेंगे और जो नहीं है उसको कैसे बढ़ाएं और कैसे लाएं उसका हम उपाय करेंगे। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ में मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। और हमारा कार्य सफल हो, हमारा मिशन सफल हो, इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कहते बात पूरी करते करते
जड़ ये है इसकी कि वृक्षों को हमारे को बचाना पड़ेगा, पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा। उसके लिए एक स्थायी और ठोस कदम उठाया जाए। इसके लिए प्रशासन को भी जागृत करें, सरकार के कानों तक भी बात पहुंचाए और आप बुद्धिजीवी वर्ग आगे आए। इससे हमारे पर्यावरण की और हमारे जल की और इस राष्ट्र की रक्षा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री